सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अंततः 23 महीने बाद यानी करीब 2 साल बाद जमानत दे दी। सिद्दीक को जमानत मिलने पर इस बात की तो राहत है कि उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके परिजनों, दोस्तों, पत्रकारों और ख़ासतौर पर उनकी पत्नी रहनात कप्पन ने जो बिना थके बिना डरे अपना प्रयास जारी रखा, वो रंग लाया। इन्हीं प्रयासों ने इस पत्रकार को जेल के शिक्षों से बाहर निकाला। लेकिन ज़मानत और अब तक चली कानूनी लड़ाई ने जो सवाल पेश किए हैं वे खौफनाक हैं। इन पर बात होनी चाहिए, चर्चा भी होनी बेहद ज़रूरी है। अगर इस केस को सिर्फ जमानत तक पहुंचने में 2 साल लगे और उनके लिए देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को अदालत में सिद्दीकी कप्पन को डिफेंड करना पड़ा, तब यह समझा जा सकता है कि सिस्टम में किस हद तक दीमक लग चुकी है। क्योंकि जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को सशर्त जमानत देते हुए कहीं, वह उन तमाम अदालतों को पता थीं जिन्होंने उन्हें सिरे से जमानत देने से मना किया था। क्या इससे पहले की अदालतें 2011 में देश भर में निर्भया कांड पर फूटे नागरिकों के गुस्से को भूल चुकी थीं? क्या उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी, पत्रकार की रिपोर्टिंग करने के हक के बारे में समझा नहीं था? अगर था, जो कि होना भी चाहिए, तब फिर सिद्दीक कप्पन इतने लंबे समय तक जेल में क्यों बंद रहे? इस सवाल का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट की गलियारों से होते हुए केरल के मलप्पुरम के वेनगारा इलाके की गलियों में गूंज रहा है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हम सब नागरिकों के कानों में इस सवाल की झन्नाटेदार खामोशी बज रही है। यह सवाल सतह के नीचे है, क्योंकि हम सब इस बात पर तसल्ली करने को बाध्य हैं कि आखिर मिलॉर्ड ने इस ओर देखा तो एक मुसलमान पत्रकार को जमानत तो दी। हमें आज इस बात को याद करना और कहना बेहद ज़रूरी है कि सिद्दीक कप्पन को जिस तथाकथित हाथरस साजिश के तहत गिरफ्तार करके इतने लंबे समय तक जेल में बंद रखा गया, उस घटना के बारे में सिद्दीक कप्पन को रिपोर्टिंग करनी बाकी थी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि 2020 में अगस्त में उत्तर प्रदेश के हाथरस इलाके में एक दलित बेटी के साथ दबंग जातियों के लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसे मरने की स्थिति तक पहुँचा कर छोड़ दिया। बहादुर लड़की ने जीने के लिए बहुत संघर्ष किया, बलात्कारियों के खिलाफ बयान दिया और बाद में दम तोड़ दिया। उन्हें इलाज के लिए देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हुई। बाद में मामले को दबाने की नीयत से रातों रात पुलिस प्रशासन ने बिना परिजनों की मंजूरी के लड़की की लाश को गांव में फूंक दिया था। इस पर बहुत हंगामा हुआ, विरोध में स्वर उठे, बड़ी संख्या में पत्रकार भी गाँव पहुँचे और शुरू में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे में केरल मूल के दिल्ली में रहने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन का हाथरस रिपोर्ट करने जाना बहुत स्वाभाविक था। कप्पन मलयालम न्यूज़ पोर्टल आयामुखम के रिपोर्टर थे, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सचिव भी थे, यानी दिल्ली के पत्रकार जगत में स्थापित चेहरा थे। जिस तरह से उन्हें हाथरस पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में उन पर खौफनाक कानून यूएपीए लगाया गया, वह एक अलग स्टोरी पड़ताल का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक विवादित संगठन जो अभी तक प्रतिबंधित नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का सदस्य बताया और यह आरोप लगाया कि वह हाथरस घटना को आधार बनाकर हिंसा और वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। ऐसी किसी साजिश का हिस्सा थे। जो वो बुनियादी चीज़ें इस घटना सिद्दीक के केस से जुड़े हुए हैं, उन पर अगर ना भी बात करें तो एक सीधा सा सवाल कि क्या सिद्दीक पर इतना जघन्य आरोप था कि उनके कानूनी हक भी छीन लिए गए थे। उनकी मां बीमार हो गई, चल बसीं, लेकिन ज़मानत नहीं मिली। उनकी पत्नी जेल के चक्कर काटती रहीं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात के लिए भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। क्यों? जबकि हम अक्सर ही देखते हैं कि बलात्कार की सज़ा पाए अपराधी जेल से बाहर ज़मानत पर घूमते रहते हैं। बलात्कारियों, हत्यारों को सार्वजनिक तौर पर माला पहनाई जाती हैं। ऐसे में सिद्दीक कप्पन को ज़मानत तक ना दिए जाने का कोई भी ठोस आधार ना होने के बावजूद जेल के भीतर रखना एक बड़ी कहानी की छोटी कड़ी है। यह कहानी नफरत की कहानी है, बदले की कहानी है, एक समुदाय विशेष को सबक सिखाने की कहानी है। 9 सितंबर 2022 को जब सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए अपने तर्क देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल रख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि देश के नागरिकों के बुनियादी हक, पत्रकारों के बुनियादी अधिकारों को पेश करने के लिए भी कितने बड़े कंधे की ज़रूरत होती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरह से पैरवी कर रहे महेश जेठमलानी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि 2011 में निर्भया बलात्कार कांड में कितने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनके आधार पर कानून में तब्दीली की गई। हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिला है। कप्पन हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो क्या यह कानून की निगाह में अपराध हो जाएगा? हमारा सवाल यहाँ बस इतना है कि आज जो बातें माननीय जजों, जिनमें देश के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित समेत एस रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हा शामिल थे, ये तमाम कानूनी आधारों के बारे में क्या उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के जज नहीं जानते थे? क्यों इतनी निर्ममता से सिद्दीक कप्पन के साथ, उनके परिजनों के साथ सलूक किया गया? ऐसे में सिद्दीक कप्पन की पत्नी रहनात कप्पन के ये शब्द गूंजते हैं कि अपने पति को बाहर निकालने की लड़ाई में वह पत्रकार और वकील दोनों बन गई। जिस तरह से सारे दरवाजे मुझ पर बंद हो गए थे, मुझे अपने पति को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। उसने शुरू में मुझे तोड़ दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह लड़ाई मुझे बिना हारे ही लड़नी है।
आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।